हेलो दोस्तों, देश की आवाज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग इशू की, जो पिछले कुछ सालों में काफी चर्चित रहा है। यह इशू है न्यायाधीश की नियुक्तियों को लेकर के भारत के कॉलेजियम सिस्टम की। भारत के संविधान में 3 स्तंभ का प्रावधान है। पहली है न्यायपालिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है विधायिका। न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशियरी, कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव और विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं। न्यायपालिका में न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। कार्यपालिका में अफसरों का अपॉइंटमेंट परीक्षा के थ्रू होता है। बाद में उन अफसरों का प्रमोशन मेरिट के आधार पर या फिर कार्य करने के वर्षों की संख्या के आधार पर होता है, जबकि लेजिस्लेचर में भारत के नागरिक वोट करके नेताओं को चुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम से करप्ट सिस्टम इंडिया में कुछ भी नहीं है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दूसरा सिस्टम बनाना चाहिए तथा न्यायाधीशों के अपार्टमेंट में विधायिका और एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए। सुबह व्हाट्सएप पर कुछ अंकल लोग ऐसे पोस्ट करेंगे जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम से खराब सिस्टम भारत में कोई और है ही नहीं। आज मैं आपको कुछ जरूरी फैक्ट्स इसी विषय के ऊपर बताऊंगा, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि इन विवादों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम है क्या और इसके द्वारा न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। भारत के जो 5 सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उनके समूह को कॉलेजियम बोला जाता है। भारत के चीफ जस्टिस और उसके बाद 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज कॉलेजियम का पार्ट होते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट इसी कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के ऊपर होता है। अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन कॉलेजियम के द्वारा दी जाती है। तो अब बात कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पर क्या क्या आरोप, विवाद तथा इश्यूज है। आइए एक एक आरोप और विवाद का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, अंकल लोग सबसे पहला आरोप लगाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में लोगों का कहना है कि न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट में कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या गाइडलाइंस नहीं है। इसके अलावा नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम में जो भी डिस्कशंस होते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। नियुक्ति के पीछे के जो रीजन्स होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते तथा नियुक्ति के डिसीजन बंद कमरों में दिए जाते हैं। सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कार्यपालिका तथा विधायिका की ओर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कार्यपालिका में जब एक चपरासी या फिर कांस्टेबल का भी अपॉइंटमेंट होता है, उस अपॉइंटमेंट में कितनी पारदर्शिता होती है। मैं बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या आपने पिछले 70 सालों में कभी सुना है कि नीचे के पदों पर जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनके लिए रिश्वत जाती है, थैला भरकर? तो सवाल ये है कि आखिर वो रिश्वत कौन लेता है। यह रिश्वत या तो कार्यपालिका में बैठे हुए लोग लेते हैं या फिर विधायिका में बैठे हुए नेता लोग। क्या आपने पिछले 70 सालों में कभी नहीं सुना कि कैसे यूपीएससी, जिसके थ्रू बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं, कैसे पेपर लीक किया जाता है, फिर अपने ही फेवरेट लोगों को आईएएस और आईपीएस बनाया जाता है? क्या सरकार में बैठे हुए लोगों की परमिशन के बिना भारत में किसी की कोई भी चप्पल भी चोरी कर सकता है? आईएएस आईपीएस बनाना तो दूर की बात है, फिर कैसे बड़े बड़े पेपर्स भारत में लीक हो जाते हैं, पैसों में बिकते हैं और फिर उसके बाद जितनी भी सिलेक्शन होते हैं वो मेरिट के बेस पर नहीं होते बल्कि पैसों के बल पर हो जाते हैं। चलिए मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी लेटेस्ट ही है। एक पूजा खेड़कर मैडम हैं, जिनके लिए मैं क्या तारीफ करूं। इनका केस अभी अभी बहुत ही चर्चित रहा है। कैसे वह झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आईएएस बन गई। एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है उदित प्रकाश राय। उन्होंने अपनी वाइफ को झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्त करा दिया। यदि आप फ्रॉड सिलेक्शन वाले केसेस को गिने जाएंगे तो ऐसे अनगिनत केसेस हैं। हजारों लाखों के फ्रॉड सिलेक्शन का तो पता ही नहीं चलता। कार्यपालिका में जितनी भी प्रमोशंस होते हैं, क्या वह सब के सब ईमानदारी से होते हैं? जितनी भी नेता लोग जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं,
क्या वह थैला भर के पैसे नहीं लेते हैं इन प्रमोशंस को अप्रूव करने के लिए? अब बात करते हैं भारत में इलेक्शन सिस्टम की, जिससे हमारे एमएलएज तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा दूसरे नेता लोग चुनकर आते हैं। दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए, क्या कोई भी सच्चा आदमी आज की डेट में नेता बना है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और पब्लिक का काट देता है, वही आदमी मास लीडर बन जाता है। पब्लिक कैसे इन झूठे, चालक और मक्कार लोगों को वोट देके चुन लेती है? जो भी लोग कॉलेजियम सिस्टम पे विवाद और सवाल खड़े करते हैं और कोसते रहते हैं, वह एक बार यह भी सोचें कि कार्यपालिका और विधायिका में सिलेक्शन और इलेक्शन का सिस्टम क्या पूरी तरह फेल नहीं हो चुका है? कॉलेजियम सिस्टम कम से कम चल तो रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए। क्या इन सब में भर भर के करप्शन नहीं है? जो भी अंकल लोग कॉलेजियम सिस्टम और न्यायाधीशों की नियुक्ति के सवाल खड़ा करते हैं, वह सब के सब अपनी दिल पे हाथ रख के बोले, सबसे ज्यादा करप्शन जुडिशरी में है, कार्यपालिका में है या फिर विधायिका में है? अगर इस सवाल का जवाब आप ईमानदारी से देंगे तो पाएंगे कि आज की डेट में सबसे कम करप्शन न्यायपालिका में ही है, सबसे ज्यादा करप्शन कार्यपालिका और विधायिका में है। आज जब आप कोर्ट में जाकर के केस फाइल करते हैं, क्या वहां पे बैठा हुआ है जज आपसे पैसा मांगता है? कभी नहीं। लेकिन यही जब आप पुलिस में जाकर के एफआईआर फाइल करने की बात करते हैं, तो बिना रिश्वत दिए क्या आपका किसी भी पुलिस थाने में कोई भी काम होता है? बल्कि एक होता यह है कि जब पुलिस वाले आप भी नहीं सुनते हैं, तब आप कोर्ट जाते हैं और फिर पुलिस वालों को आपकी एफआईआर फाइल करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, एक बार ये समझते हैं कि किसी भी देश में जस्टिस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यह जितना भी कोर्ट कचहरी का सिस्टम क्रिएट किया गया है, इसका एक ही उद्देश्य है, और वो है कि उस देश के लोगों को न्याय मिल सके। जब हम बात करते हैं कि न्याय मिले, तो आखिर अन्यायकर्ता कौन है? अन्याय करने वाले लोगों में कोई भी हो सकता है, सरकार से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। जो लोग लेजिस्लेचर अथवा एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए किसी के ऊपर भी अत्याचार करना अथवा अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा बहुत ही आसान बात होती है। इसलिए भारत के संविधान में 3 अलग अलग फंक्शनरीज बनाई गई है। भारत के संविधान में यह माना गया है कि तीनों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेचर संविधान की वो आर्म है जो भारत में कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव का काम है इन बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। इसमें राज्य की पुलिस फोर्स तथा इसके जैसे ही दूसरे अंग है। अब यदि लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो भारत के सताए हुए लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जुडिशरी वह एक ऑप्शन है जिसमें भारत के सताए हुए लोग जाग करके न्याय मांग सकते हैं। अब यदि जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का कंट्रोल आ जाएगा, तो भारत के सताए हुए लोग किसके पास मदद मांगने या न्याय मांगने जाएंगे? तो जो अंकल लोग व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मैसेज भेज करके भारत की न्याय व्यवस्था को कोसते ही रहते हैं, या तो वो अंधे हैं या बेवकूफ है, यह इतनी भोले हैं कि उन्हें कार्यपालिका और विधायिका का करप्शन दिखाई ही नहीं देता है। एक जो सबसे बड़ा आरोप कॉलेजियम सिस्टम पर लगता है, वह है नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म। आरोप यह है कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू न्यायाधीश अपने ही बच्चों को या फिर अपने ही जानकारों को न्यायाधीश बना देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ज्यादातर प्रोफेशन में माँ बाप जो काम कर रहे होते हैं, बच्चे भी उसी प्रोफेशन में जन्म दी जुड़ जाते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए तो कभी भी कोई नहीं पूछता, ये मंत्री का पॉलिटिक्स में क्यों आएगा, बेटा मंत्री ही क्यों बनेगा। एक डॉक्टर भी अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, उससे तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि न्यायाधीश लॉ की फील्ड में होते हैं। जनरली उनके बच्चे एलएलबी करती है और एडवोकेट बनते हैं। लेकिन कभी भी कॉलेजियम किसी भी दूसरे न्यायाधीश के बच्चे को ऐसे ही अपॉइंटमेंट नहीं है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट में जितनी भी न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट होता है, तब 200 न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट में से सिर्फ एक जज अपॉइंटमेंट ऐसा होता है जो किसी जज से जुड़ा हुआ होता है अथवा उसका क्लोज रिश्तेदार होता है।
तो यह आरोप भी बेबुनियाद हैं। अब बात करते हैं 2014 में इंट्रोड्यूस किए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए डिसमिस कर दिया। इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ स्वतंत्रता बनाए रखने के बारे में बहस फिर से शुरू हो गई। एनजेसी एक 6 मेंबर बॉडी थी और जिसके मेंबर थे भारत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन्स। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हम सभी जानते हैं कि एक से एक बड़ा क्रिमिनल भी भारत देश में एमपी या एमएलए बन सकता है। भले ही कितने बड़े बड़े मर्डर, रेप तथा दूसरे सीरियस ऑफेंसेस के आरोप, तब भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे एक 12वीं पास लोग भी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस के आरोप हैं, लेकिन वह चुनकर आता है और भारत का लॉ मिनिस्टर बन जाता है, फिर वही व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति रिकमेंड करता है। यदि ऐसा हो जाता और सुप्रीम कोर्ट एनजेसी को एक्सेप्ट कर लेता तो जुडिशरी का सर्वनाश पक्का था, इसी के साथ देश का सर्वनाश भी पक्का था। रही बात 2 एमिनेंट व्यक्तियों की, तो यह 2 एमिनेंट व्यक्ति भारत सरकार ही डिसाइड करती। सरकार में बैठी हुए आरोप वाले मंत्री, उनके ने तो क्रिमिनल व्यक्ति ही एमिनेंट व्यक्ति के तौर पर पहली पसंद होते। भारत के सारे क्रिमिनल्स की मौज हो जाती। जीतने चाहें उतने क्राइम करो, अपनी पसंद का जज नियुक्त करो और बाइज्जत भरी हो जाओ। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह कार्यपालिका और विधायिका भी बैठे हुए लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और पब्लिकली एक दूसरे गालियां देते, क्या इसी तरह जुडिशरी में बैठे हुए जज एक दूसरे के ऊपर पब्लिकली गाली गलौज करते हुए अपना गलत आचरण पब्लिक को दिखाएं? जिस दिन नेता लोगों का कंट्रोल जुडिशरी के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट में हो जाएगा, वह दिन भारत देश के लिए सर्वनाश का दिन होगा। बिना रिश्वत दिए लोगों के केस फाइल ही नहीं होंगे तथा न्याय कोर्ट में निष्पक्ष न होकर के बिकने लगेंगे और विधायिका में बैठे हुए लोग रिश्वत ले लेके ऑर्डर्स पास करने लगेंगे। यदि देश के सिस्टम को बचाना है तो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं, उसी तरह न्यायिक का सिस्टम भी करप्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि इस देश को बचाना है और कानून का राज स्थापित करना है तो हमें न्यायपालिका को बचाना होगा। हमें इसको और सशक्त बनाना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका का करप्शन इसको छू भी न सके। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई नजर आई होगी। धन्यवाद।